नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद यादव सर। हमने पहले वाले क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, वो जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है वो है टेंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टेंस के बारे में होगा। टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। अब देखिए आप ये, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेंस की। तो जब टेंस अपन ने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले अपने मन में एक विचार आना चाहिए कि टेंस होता क्या है। पहले वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए ना अपने, तभी वो कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे। देखो, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है, आपको पता होगा कि टेंस का मतलब आप सुना होगा भी हमेशा कि टाइम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टाइम किसका, यानी टाइम बताता है ये किसका, वर्क का। किसका टाइम बताता है, ये वर्क का टाइम बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेंस का एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जो किसका टाइम बताते हैं, अपने एक्शन का टाइम बताते हैं, क्रिया का टाइम बताते हैं। क्रिया का मतलब जो भी कोई काम अपन करते हैं, जो भी कोई काम अपन कर रहे हैं वही क्या है, वही क्रिया है। तो ये किसका टाइम बताते हैं, ये बताते हैं क्रिया का टाइम बताते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसके बाद में देखो, तो अब देखो सबसे पहले टाइम की बात हम, जैसे टाइम कितने प्रकार का होता है। अरे टाइम 3 ही तो होते हैं। कैसे? जैसे अपन पहले पैदा हुए थे, आज से 20 साल पहले पैदा हुए, तो वो तो क्या है, वो अपना टाइम चला गया। और जिसमें अपन जी रहे हैं वो क्या है, वो अपना अभी जी रहे हैं, अपन चल रहा है अपना टाइम। और ये टाइम जब अपन एग्जाम क्रैक कर लेंगे, अपन नौकरी लग जाएंगे, तो वो टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। तो एक तो बीत गया, एक चल रहा है और एक आएगा। तो क्या हुआ, जो बीत गया उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमेशा पास्ट। उसको क्या कहते हैं, पास्ट, यानी भूतकाल कहते हैं। हिंदी में भूतकाल कहते हैं, यहाँ पास्ट कहते हैं। जो चल रहा है, ये जो टाइम अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी काम जारी है, इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट। ये समझ में आ गया आपको? ये हो गया पास्ट और ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है। इसके बाद में अच्छे दिन आएंगे, मतलब ये हो गया फ्यूचर। तो आपने मैं समझ लिया होगा कि टाइम 3 प्रकार का होता है, वक्त 3 प्रकार का होता है। मतलब एक तो होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो टाइम के आधार पर अपन ने 3 टेंस बांट दिए। कितने? पहला पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देख, आपने सुना होगा, हमेशा आपको बताया होगा पहले कि भाई इनके 4 टेंस और होते हैं, और आपने रट भी लिया होगा। लेकिन अब देखिए आप, यहाँ जो ये टेंस है आपके, ये 4 टेंस आपने कैसे बांटे, तो वो देखिए आप। तो ये जो 4 टेंस है यहाँ पे, अपन ने इनको बांटा है वर्क के आधार पर। आप पूछोगे वर्क के आधार पे कैसे? अरे इस एक टेंस होता है जो हमेशा क्या टाइम ही बताता है, नहीं, वो एक अपना वर्क होता है, उसकी स्थिति भी बताता है। यानी उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। अब इसको समझते हैं कैसे, कि जैसे एक वर्क है, कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यानी काम चालू है, काम जारी है। तो काम जब जारी होता है तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। भाई कंटिन्यूअस में जारी होना होता है ना, तो इसमें क्या होता है, काम जारी है। अभी जैसे अभी अपन अपना काम पढ़ाने का काम जारी है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। उसके बाद में जैसे अपन ने खेलने के लिए अपन जा रहे हैं, या एग्जाम, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के लिए जाओगे, तो उससे पहले अपनी तैयारी क्या करोगे, आप हमेशा तैयारी को पूर्ण कर लोगे। और यानी पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, तो इसका मतलब आप परफेक्ट हो गए। क्या हो गया, परफेक्ट हो गए। तो यहाँ क्या हुआ, परफेक्ट का मतलब होगा ये पूरा हो चुका, काम क्या हो चुका है, यहाँ पे पूरा हो चुका। ठीक है। इसके बाद में आ गया आपका इंडेफिनेट, यानी कोई काम है, होता रोज है अपना, जैसे रूटीन है, डेली होता है, लेकिन अनिश्चित होता है। जैसे अपन संडे के दिन भाई अपन डेली 7 बजे नहाते हैं, लेकिन आज संडे के दिन अपन 10 बजे नहा लेते हैं, लेकिन काम तो किया अपन ने, लेकिन उसका अनिश्चित टाइम है, उसका निश्चित नहीं है अभी। तो इसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ये हो गया आपका अनिश्चित। एक अपन को ये पता है कि काम जारी हुआ है, काम पहले जारी हुआ है, और अभी जब बात कर रहे हैं तब तक वो चल रहा है। जब चल रहा है ना, जारी तो पहले हुआ है, उसका टाइम अपन को पता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा काम 2 घंटे से पहले जारी था, और अभी, लेकिन अभी चालू है, पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीज आपको, अब आपको समझ में आया कि ये क्लासिफिकेशन, ये आपने इसको बांटा कैसे। ये वर्क की स्थिति के आधार पर बांटा, अभी हमने बताया। इसमें काम जारी रहता है, इसमें पूर्ण हो चुका है, इसके अंदर अनिश्चित होता है, इसके अंदर पहले से चालू हो गए और अभी तक जारी है। तो कितने टेंस हो गए, 4।
अब देखिए आप, मैंने यहाँ लिख रखा है इनको टाइम के आधार पर, मैंने आपको बता दिया क्या बताया मैंने, टाइम के आधार पर आपको बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मेजरली कितने टेंस हो गए, 3 टेंस हो गए। अब देखिए आप यहाँ पे, अब आपको पता है कि काम है, तो काम की स्थिति तो सारे में एक ही रहेगी। भाई मैं कहूँ कि कल हम जैसे कल दूसरी क्लास में जाएंगे, तो मैं कहूँ कल इस टाइम में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, अब पढ़ा रहा था यानी काम तो जारी था उस टाइम में, तो स्थिति वही थी कि काम उस टाइम में जारी था। वैसे और फिर कल मैं कहूँ कि पिछली क्लास में मैं आपको टेंस पढ़ा चुका था या पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब उस टाइम में काम पूर्ण हो चुका। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्थिति ये और यहाँ अनिश्चित, मैं 7 बजे स्कूल जाता था, मैं 7 बजे स्कूल जाता था, तो क्या हुआ, तो ये भी हो गया परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो अब देखिए आप, तो ये और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये सारे के सारे, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पास्ट में भी होगा, ये प्रेजेंट में भी होगा और ये फ्यूचर में भी। फ्यूचर में कैसे, मैं कल आपको दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा या पढ़ा चुका हूँगा या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा या मैं वहां जाऊंगा, अब निश्चित नहीं कब जाऊंगा लेकिन जाऊंगा जरूर। तो इस सारी की सारी वर्ब की स्थिति सेम बनती है, इसलिए आपने इनको बांट दिया, हर के 4 टेंस कर दिए। तो अब आपको बस रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, बस आपको सुनने की जरूरत है। अब आप ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा ही प्रेजेंट में होगा और ऐसा ही फ्यूचर में होगा। इसका मतलब अपने 12 टेंस पूरे हो गए। अब बताओ रटने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने समझा है, आप इतने दिन तक आप रटते आ रहे थे, लेकिन आप रटने की जरूरत नहीं है, आपने देखा बस इसके हिसाब से 4 होते हैं, अपना कंप्लीट हो गया। ये थी बेसिक चीज, क्योंकि टेंस पढ़ाने से पहले आपको जरूरी है, क्योंकि मेरे साथी कुछ पुराने हैं जो बार-बार टेंस पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप रिवीजन में देख लें, बाकी क्यों और जो साथी नए हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा बताया है। अब अपन बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगला, अब मैंने आपको क्या बताया कि अब आप देखो यहाँ पे, आपने कभी नाम सुना होगा कि वर्ब, तो वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है, जो कोई भी काम करते हैं डेली, उठते कोई काम करते हैं, खाना पीना सोना पढ़ना, जो भी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क अपन करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब आपने सुना भी होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अपन ये जो है इसको कैसे यूज करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो देखिए आप इसको हमेशा माइंड में रखिए कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कहाँ यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। अच्छी तरह से इसको देख लेना, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप इसको नोट कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आप कहोगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी पास्ट इंडेफिनिट, या जो पास्ट सिंपल होता है ना पहला टेंस, उसके अंदर होती है, समझ आ गया। फिर बस उसके बाद में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसमें होती है, आपके जो भी परफेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। देखो आपके यहां से ही राह आसान हो जाएगी, आपका रास्ता आसान हो जाएगा कि जब आप वहां पे सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना, और इसमें तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगानी है, परफेक्ट में वो कन्फर्म वाली थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद में एक और होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाओगे, आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, वो किसकी पहचान है, वो कंटिन्यूअस की, चाहे क्वेश्चन का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, अगर लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, गो प्लस आईएनजी, तो हमेशा कंटिन्यूअस में क्या आता है, जैसे गोइंग आएगा इसको। अब ये बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ आ गया। क्या बताया मैंने, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म किसमें होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का होती है, परफेक्ट में होती है, और उसके बाद जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो किसमें होती है, कंटीन्यूअस में होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे, इसके बाद में देखिए आप एक नीचे मैंने कुछ और लिख रखा है, ये चीजें क्या है, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे अपने कोई टीम बांटती, 3 स्कूलों की टीम एक जगह कबड्डी खेलने के लिए आ रही है। अब देखिए 3 आगे और टीम है, जैसे मान लो कि आपकी ए बी सी टीम है। अब ये सारे खिलाड़ी जब कलरफुल ड्रेस पहन के आएंगे तो सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। अपन कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा खिलाड़ी है, ये कौन सी टीम का खिलाड़ी है, कौन सी टीम का, पता ही नहीं चलेगा। तो अपन ने क्या किया, इसके लिए फिर इस टीम को तो अपन ने दे दिया मान लो कि ब्लू कलर की, इसको अपन ने जैकेट दे दी, ब्लू कलर की टी शर्ट दे दी इसको, ठीक है। इनको दे दी ग्रीन कलर की टी शर्ट और इसको येलो कलर की। अब देखिए जैसे ही आपने इनको कलर दिया, अब उनको पहचान होगी भाई ये टीम कौन सी टीम का खिलाड़ी है, बी टीम का, ग्रीन देखते ही, येलो देखते सी का, और ब्लू देखते ही ए का। समझ आया आपको। तो ये चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सीधा तरीका देख लो
इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव, ये अगर आपके वाक्य में दिखते हैं इसका मतलब वो किसका है, वो प्रेजेंट का है, वो जो आपका है किसका है, प्रेजेंट का। मतलब ये आपको प्रेजेंट की शो करेंगी, प्रेजेंट की पहचान करवाएंगी, आपको क्या करवा रही है, प्रेजेंट की पहचान करने में सहायता करवा रही है। ठीक है, तो इसलिए अपन इनको बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अरे हेल्प में सहायता करना होता है, ये आते हैं आपको पहचान हो जाएगी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसका मतलब हेल्प करवाई तो ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये लो सीधा है, रटने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देख लो, इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव। कोई समस्या ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद ऐसा ही अपन देख लो, वॉज, वर, डिड, हैड, ये आता है तो आपको पता चल जाएगा ये किसकी है, ये पास्ट की है। यानी ये जैकेट है इसकी, ये इसकी जैकेट है, ये इसकी जैकेट है, अलग अलग दिया अपन ने, तो अपन तुरंत पहचान लेंगे भाई ये जैसे वॉज आया, वॉज आते ही बता देंगे भाई ये पास्ट का है। अरे वॉज का आते प्रेजेंट थोड़ी बताएंगे, नहीं, किसका बताएंगे, पास्ट का। अब ऐसे देखो विल और शैल है, अब विल और शैल को देखो तो ये किसका आ जाएगा, फ्यूचर का आ जाएगा। बस तीन चीजें आराम से, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, तो ये चीजें आपकी बेसिक होगी, अभी कम से कम समझ में तो आना चाहिए कि टेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ में आया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये सारा बेसिक हो चुका, अब अपन एक एक टेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अपना मेन मोटो क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां कैसे आएगा वो चीज भी जरूरी है। तो आपको बहुत ही आसान ट्रिक्स में बताऊंगा, आसान कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि आपको जब वहां पे आ जाए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है, और उसके बाद जब अपना ये टॉपिक पूरा होगा तो एक्सरसाइज लेंगे तो वो ट्रिक्स आपके काम आएंगी, वहां आराम से आप बता दोगे कि हाँ सर इसमें तो ये आएगा, इसमें ये आएगा, क्योंकि अपन जो प्रीवियस एग्जाम में आए वही काम में लेंगे। तो आप देखिए अब आप आगे ये अगला क्या है अपना, तो लेते हैं अपन अगला अपन लेते हैं टेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले इसकी पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। अब देखो हिंदी वाक्य में तो आप इसको क्या पहचान लेते हो, हिंदी वाक्य में इसको पहचान लेते हो कैसे कि वहां इजी होता है, हिंदी वाक्य में पहचान इसलिए इजी होता है क्योंकि अपन हिंदी पढ़ते हैं बार बार, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब इंग्लिश में आती है। तो सबसे पहले अपन एक चीज मान लें, इसकी पहचान अगर हिंदी में करें तो किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, ये शब्द आते हैं आप क्या मान लोगे, ये आते हैं मान लोगे हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, साथ में अगर आपको नहीं पता हो तो इसमें सिंपल भी कहते हैं, इसको अगर आप डाउट मत करना, इसको सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब देखिए आप ये तो इसकी पहचान, पहचान क्या हुई, ता है, ती है, ते है, जैसे वह स्कूल जाता है, वे खेलते हैं, हम गाते हैं, तो सारी सारी क्या है इसकी पहचान है। इसके बाद में लेकिन अंग्रेजी में इसकी पहचान कैसे होगी, इंग्लिश में पहचान करनी है अपन को, तो इसके लिए क्या करना है, इसको उसको बोलते हैं हेल्पिंग। और अभी अपने बात की थी थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी अपने बात की थी, तो इसकी हेल्पिंग मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट की क्या बताई थी, यहाँ पे देख लेना एक बार, इज, एम, आर, डू और डज और हैज और हैव, ये क्या है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इनमें से इसमें से आपको अब ढूंढना है कि इस टेंस का खिलाड़ी कौन से हैं भाई। जैसे अपनी टीम में बताया था सबको दे दी तो उसका अलग अलग खिलाड़ी भी था ना, फिर तो अपने खिलाड़ी है इसमें डू और डज, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू और डज, समझ रहे हैं, डू और डज। अब देखिए अब आपकी प्रॉब्लम आएगी कि सर डू और डज आ गई, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी का कहां यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है ना, डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, कौन सा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इसके बाद में डज, डज के साथ क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, तो डज सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, नेम, आपको पहले मैं बता चुका पहले वाले वीडियो में। तो प्लूरल के साथ आएगा डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा डज, समझ में आ गया इतना। अब अपन बात करते हैं आगे किसकी, सेंटेंस। अब अपन को क्या करना है, टेंस किसमें ज्यादातर किसमें काम आता है, सेंटेंस बनाने में आता है, तो अब अपन क्या बनाना सीखेंगे, सेंटेंस। अब इसमें आप सेंटेंस बनाना सीख लोगे तो आगे आपको जो भी टेंस आएगा उसको जोड़ने आएगी, बार बार आपकी एक्सरसाइज होगी ओनली। इसलिए आप ध्यान से देखो एक बार, ये आपका ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए आप सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस में मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो सेंटेंस के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है,
तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए बनाने से पहले मैं बताता हूँ कि सेंटेंस के वैसे खूब टाइप होते हैं, लेकिन अपन मेनली यहाँ पे 3 टाइप पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके ज्यादा काम आते हैं। तो देखिए, और एक साथ में और भी पढ़ सकते हैं अपन, जो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं आपके सामने। सेंटेंस में अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसमें अपन जानकारी देते हैं ओनली बस। भाई जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, हम वहां जा रहे हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या होता है, साधारण वाक्य होता है, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है नेगेटिव वाला। ये नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव वाला होता है जिसमें नॉट या नहीं का प्रयोग होता है, यानी जिसमें नकारात्मक भाव होता है। नहीं, जैसे भाई स्कूल नहीं जाता है, हम उससे नहीं पढ़ाते हैं, तो जिसमें नहीं आ रहा है, नॉट आता है, इंग्लिश में क्या आता है, इसमें नॉट आता है, वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। सीधी सी बात है। इसके बाद में इंटेरोगेटिव, जिसमें अपन क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन। क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। आप कहां जा रहे हो, क्या आ रहा है, ये सारी क्या है, क्वेश्चन ही तो है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक और आता है सी से मिलता जुलता इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं, साथ में नकारात्मक भाव आ रहा है। जैसे आप वहां क्यों नहीं जा रहे, अगले से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे थे, तो इसमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो एक छोटी सी जानकारी थी सेंटेंस के बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि ये 4 हर टेंस में बनाएंगे अपन, इसलिए मैंने आपको दिया जानकारी। अब देखिए सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा जो बेसिक वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा है, इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए मैंने क्या बताया था कि आपका जो टेंस होगा, उस टेंस में सबसे ज्यादा आप जो पहचान करोगे, किससे करोगे, हेल्पिंग वर्ब से करोगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से करोगे ना। लेकिन यहां देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्कूल जाता है, मैंने इसकी बनाई अंग्रेजी, ही गोज टू स्कूल। कहीं आपको डू और डज दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो फिर आपको तो कंफ्यूजन हो गया कि जरा हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। घबराने की जरूरत नहीं है, हर बीमारी का इलाज होता है। तो अपनी इसका भी मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक से बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखनी जरूरी है आपको, कि हमारे पास एक तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से सुनना, अभी गौर लगा के सुनना। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, ये 2 टेंस हमेशा ऐसे हैं जिनके और ओनली साधारण वाक्य में, किस बाकी नहीं, नकारात्मक इनको छोड़ दो, इन तीनों को अपन छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसमें, इसमें अफर्मेटिव में, साधारण वाक्य में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो फिर कंफ्यूजन हो गया कि जब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती, इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो अपन इसको फिर कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसके लिए ये है, सबसे पहले बात करते हैं, आज अपना टेंस ये चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखना कि जो साधारण वाक्य होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। क्या होती हैं, कि अगर उसका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अपनी क्रिया मेन वर्ब है, उसके साथ अपन ऐड करेंगे एस या ईएस। समझ में आ गया, याद रखो इसको कि सिंगुलर है, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब ही, सी, इट और किसी का नेम यहाँ आता है, तो जो भी क्रिया आएगी उसके साथ एस या ईएस ऐड करेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये आपने कैसे बता दिया कि उसके साथ एस, सबके साथ एस क्यों नहीं करते, सबके साथ ईएस ही क्यों नहीं करते, ये आप एस या ईएस क्यों बता रहे हो। तो देखिए आपने प्लूरल फॉर्म अपने जब पढ़ा तो आपने वहां देखा होगा कि वहां जैसे आता है, एक नियम होता है अपने पास, क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में अगर क्या आ जाए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और ओ आ जाए, तो ऐसी अगर क्रियाएं आएंगी जिनके लास्ट में ये शब्द आ रहे हैं, ये लेटर आ रहे हैं, तो उनके साथ तो आपको लगभग क्या यूज करना है, ईएस यूज करना है। समझ में आया ना। जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आया, गो, तो इसके साथ ओ आ रहा है, इसका मतलब अपने ईएस यूज किया, बाकी सबके साथ ऐसा आएगा। चलो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया आपका, ये आराम से नोट कर लेना, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और इसके साथ जेड भी आता है। अगर ये क्रिया के लास्ट में आ रहे हैं ये अक्षर, तो आपको क्या लगाना है, ईएस लगाना है, बाकी सब में एस लगाना है। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो अब आपको बात क्या रखनी है, याद क्या रखनी है कि सब्जेक्ट अगर इसका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट इसका क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आप एस या ईएस लगाएंगे। समझ में आ गया। और अगर यहां सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, जैसे ये सब्जेक्ट देखिए यहां प्लूरल है, वी प्लूरल है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी।
क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो उसका, देखिए कोई भी अपन मीनिंग देते हैं, जैसे ईट मीन्स खाना होता है, या यहाँ सिंग मीन्स गाना होता है, तो जो अपनी उसकी ओरिजिनल मीनिंग होती है ना, अपनी याद करते हैं, जैसे पहली क्लास से याद करते आते हैं, तो वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। जो पहली मीनिंग याद कर रहे हैं अपन, वही क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे ईट मीन्स खाना, तो उसकी अपने मीनिंग याद कर ली, वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, फिर उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे जियो गो मीन्स जाना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, गो मीन्स जाना, तो फर्स्ट फॉर्म होगी गो, यानी मीनिंग याद करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगी, सिंगुलर, उसके साथ एस या ईएस लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो उनके साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ वाक्य में देखते हैं, वह स्कूल जाता है। अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है इसका, सिंगुलर है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा, एस या ईएस। देखो यहाँ देखो, ही, मैंने गो के साथ क्या लगाया, ईएस, तो ही गोज टू स्कूल। अब देखिए इसी का दूसरा लेते हैं, हम गाना गाते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है, यहाँ का इसका जो सब्जेक्ट है जो करता है वो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। और मैंने क्या बताया कि ओरिजिनल जो इसकी मीनिंग होती है वही आएगी। तो देखो गाने की मीनिंग क्या होती है, सिंग होती है, गाने की क्या होती है, सिंग होती है। तो अपने ऐसी कैसी लिख दी, क्योंकि जो मेन मीनिंग होती है, जो ओरिजिनल मीनिंग होती है, जो अपन सीखते हैं, वो ही क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप वैसी वैसी लगा दो। बताओ इससे इजी आसान, अब आसान हो गया ना, कि भाई जो मीनिंग आपको आती है उसकी वही लगा दो, वो क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो वी सिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर, तो ये रूल अपने याद रखना हमेशा, कि अगर इसका कर्ता सिंगुलर होगा तब तो आपको एस या एस ये आएगा, तब तो ये लगाना है या एस लगाना है, ये उतार लेना है ना, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसका कर्ता प्लूरल है तो उसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने यहाँ देखा था कि वह, तो वह के साथ क्या आया, ही आया, तो ये क्या हो गया, गोज, और हम, तो वी हो गया, तो वी सिंग ए सॉन्ग। समझ में आ गया। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि सिंगुलर के साथ एस या एस आएगा और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी में होगा। आपके हमने तो नकारात्मक भी ये कर दिया, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस और आगे वाले जितने भी सेंटेंस आएंगे उनके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ आपको साधारण वाक्य, एक ही तो वाक्य है उसमें तो ध्यान रखना आपको। और क्या रखना, सिंगुलर के साथ एस या एस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया। आगे देखिए आप, इसके बाद अपन दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अपन दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, नेगेटिव। तो देखिए आप नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे सेकंड आपका नेगेटिव सेंटेंस। आपको पहले पता है कि नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, नहीं का प्रयोग करते हैं, नॉट आता है, नकारात्मक भाव होता है। तो इसके बनाएंगे अपन, तो इसके आगे इसका फॉर्मूला देखें तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मैन वर्ब आएगी, जो मैन वर्ब का मतलब है जो काम अपन कर रहे हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो इसमें मैंने कभी ऐसे नहीं बताया ना आपको। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक नहीं पढ़ता है, नकारात्मक है ना, तो नहीं पढ़ता है। अब सबसे पहले आपने पहचान कर लिया ये ता है, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसके बाद में आप क्या करोगे, ये नहीं आ रहा है यानी नकारात्मक है, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, सिंगुलर के साथ मैंने बताया था डू, और सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था डज, और प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था डू। समझ आ गया ना, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा डज, और प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा डू। समझ में आ गया। तो बताओ मोहन सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है ना, तो मोहन डज। और ये याद रखना हमेशा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें बीच में नोट भी आएगा, एच वी प्लस नोट प्लस एम वी। ठीक है, तो क्योंकि नोट का तो बात कर ही रहे हैं, तो ये चीज याद रखना कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमेशा नोट आएगा इसमें नकारात्मक वाक्य में। ठीक है, तो मोहन डज नोट। अब मैन वर्ब क्या काम क्या करना, पढ़ने का, तो क्या हो गया रीड, और क्या हो जाएगी बुक हो जाएगी। ये लो आपका बन गया मोहन डज नॉट रीड बुक। तो इसमें ध्यान क्या रखना आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में नोट आएगा, मैन वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये एक बार सीख लो, अभी इस टेंस में सीख लो, फिर आगे वाले टेंस में हमें आगे जो सेंटेंस आएंगे, जितने भी टेंस आएंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
समझ आया मेरी बात को? तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, इजी सी है, ये फॉर्मूला याद भी रखना। अब फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं होती आपको सीधा रख लो कि एक बार इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है, बस ये तो चेंज करना है साधारण वाक्य से, भाई कोई चेंज नहीं करना। वहां अपने यहाँ स्थिति अलग थी, बाकी सबके साधारण वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मैंने बताया ना, याद रखो दो में ही, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो के साधारण वाक्य में नहीं लगती है, बाकी सब में लगेगी। तो यहाँ आपको नोट यूज करना है। समझ में आ गया? एक साधारण सी कॉन्सेप्ट थी, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आपस में क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने वाले क्या होता है? इंटरोगेटिव होता है। जैसे, लेकिन आप ध्यान रखो ये दो तरीके से बनता है। कैसे बनता है? एक तो जो क्या से शुरू होता है, मैंने एक वाक्य लिख रहा हूं, क्या मैं पत्र लिखता हूं, ठीक है। एक इसी को मैं बना दूं, मैं पत्र क्यों लिखता हूं, ये दोनों है। आपके पास दो है, क्या मैं पत्र लिखता हूं और मैं पत्र क्यों लिखता हूं, ये दो। देखिए इन वाक्यों को हम बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या मैं पत्र लिखता हूं और मैं पत्र क्यों लिखता हूं, दो है आपके पास। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए ये दो तरीके से बनते हैं, आपको टू टाइप्स दिख रहे हैं। तो ये वाला है क्या, जिसमें याद रखना, जिसमें क्या आता है वो हमेशा किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। जिस टेंस का है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वहां लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आ जाएगी मैन वर्ब, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। इसके आप देखो, इसका सब्जेक्ट देखो, पहले मैं है, मैं प्लूरल में आता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? डू आई राइट लेटर, और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ राइट ही है ना, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आती है, तो यहाँ आ रही है ना। तो डू आई राइट लेटर। अब इसमें क्या करना है, देखो इसको याद कर लो, फिर आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिक याद आपको? देखिए याद है कि मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, ये यहाँ इसकी पहचान होती है, ये वाला क्यों इसके बीच में आ रहा है। यहाँ क्यों आ सकता है, कब आ सकता है, कैसे आ सकता है? तो जैसे अपने WH वर्ड होते हैं, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इसके अलावा आपका होम, हुज, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे WH वर्ड होते हैं जिससे अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वाई मीन्स होता है क्यों होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहां होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, इसके बाद हाउ मीन्स कैसे होता है, होम मीन्स किसे होता है, और हुज मीन्स होता है किसका। तो ये सारे के सारे, ये इसके अलावा हु होता है आपका, हु का होता है कौन। तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं आपके, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? या क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इनको WH वर्ड। इनको WH वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पहले क्या आता है, सबके साथ देखो लगभग क्या आ रहा है? WH वर्ड आ रहा है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? WH वर्ड। तो इसको बनाएंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, देखना अभी इसकी। इसको लिख रहे हैं अपन HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कैसा आ जाएगा? अब इससे पहले मैंने क्या बताया कि इससे पहले WH वर्ड आएगा, तो यहाँ अपन साथ में क्या लगा देंगे? इसके WH वर्ड लगा देंगे। अब देखो इसको बनाएंगे अपन, कैसे बनाएंगे? देखो क्यों आ रहा है, क्यों कि मैंने बताया वाई है, तो ये जाएगा वाई, वाई। फिर आपका ऐसा कैसा लिखना है, जैसे अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसके अंदर देखो मैं है, तो क्या हुआ इसमें? वही आ जाएगा कि वाई डू, वाई डू, और उसके बाद में आई राइट और लेटर। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई ना। तो ये ऐसा कैसा बन गया कि मैं पत्र क्यों लिखता हूं, तो वाई डू आई राइट लेटर। तो ये बन गया ना। तो आप इसके समझने की बात है कि ऊपर वाला फर्स्ट टाइप आप अगर आप कर लोगे, ये जो फर्स्ट टाइप है इसको कर लोगे, तो नीचे वाले में सिर्फ आपको WH वर्ड ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब आपके बच गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा बच गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अपन अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसकी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, बस इसमें कुछ ही नहीं है, इसमें आपको साथ में नोट और ऐड करना है, फिर सिंपल है। तो देखिए इसका एक अपन वाक्य लेते हैं, जैसे मैं क्या वह स्कूल नहीं जाता है। एक तो ये हो जाएगा।
फर्स्ट टाइप वाला। तो दूसरा अपने ये बना लेंगे, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये लो क्यों नहीं जाता है। अब ये दो बन गए। तो वही बात है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सबसे जो क्या से शुरू होता है उसमें क्या आएगा बताइए, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में आएगा नोट, ये याद रखना बस, इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर एमवी आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या बन गया, एचवी क्या आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज। तो डज ही, अब नोट आएगा, ही नोट गो टू स्कूल। बन गए क्या, बस सिर्फ इसका ध्यान रखना है, ये नोट साथ में और करना है। अब इसको बनाएंगे तो वही बात है, ऊपर वाला सेम का सेम, बस डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है। और अपने पास इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों। तो इसको बना देंगे अपन वाई। अब ऐसा कैसा लिख दो, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। बताओ कोई दिक्कत आएगी, बस इसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ये देखना है कि इसके सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। समझ आ गई मेरी बात। तो ये तो थी सेंटेंस फ्रेमिंग, लेकिन ये तो अपने हिंदी में सीखा, ऐसी कॉन्सेप्ट सीखी है, लेकिन आपको परीक्षा में अंग्रेजी इंग्लिश में ही सामना होगा, अंग्रेजी में आएगा वो तो वहां उसमें पहचान कैसे करेंगे, उसमें फॉर्म कैसे बनेंगे, वो चीज आप अपन सीखेंगे। और वो ट्रिक्स के माध्यम से समझा, बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप इसमें कैसे करेंगे, एक बार सबसे पहले आप देखिए कि पहली बात करते हैं अपन की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां होता है। तो इसमें दो तीन जगह यूज होता है, एक तो डेली रूटीन और एक डेली आपका जो हैबिट हो जाती है। जैसे मेरा रूटीन क्या है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो मैं यहां कह सकता हूं आई गेट अप एट 6 AM। मैं डेली कितने बजे उठता हूं, मैं 6 बजे उठता हूं, ये मेरा डेली का रूटीन है, ये रूटीन है। और मेरी हैबिट है डेली फुटबॉल खेलने की, तो मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूं। तो ये सारी क्या है, रूटीन और हैबिट अपनी जो होती है, जो अपन काम होता है वो रोज करते हैं, रोजमर्रा का जो अपना काम है रूटीन का है, वो सारे के सारे, जैसे बच्चा स्कूल 10 बजे जाता है, वो इस समय खाना खाता है, तो सारे के सारे क्या आएंगे, उनके अंदर हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। समझ में आया। अब इसको कैसे पहचानेंगे अपन, इसको अपन कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स आते हैं। सबसे पहले देखो आपके यहाँ आता है, जब आपका वाक्य आएगा परीक्षा में, ऐसे कैसे आपको सामना हो जाएगा उनसे, तो इसमें कुछ आते हैं कीवर्ड्स का मतलब होता है कि वो की भी चाबी, तो सेंटेंस की चाबी होते हैं। देखो कैसे, एक तो आता है ऑलवेज, या आप लिख भी लेना साथ साथ में, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। उसके बाद में आता है आपका डेली, जो बहुत बार आपका यूज होता है। उसके बाद में जनरली, यूजुअली। उसके बाद में सेल्डम, जो नेगेटिव का सेंटेंस है कभी कभी। तो ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, डेली, जनरली, यूजुअली और सेल्डम। सेल्डम के अलावा एवरी के साथ कुछ भी आता है, जैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मैन, जो भी आता है। इसके बाद में वंस आता है ना, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, जो वंस ट्वाइस थ्राइस आते हैं ना, यानी एक बार, दो बार, 3 बार एक वीक में, जैसे ऐसे होता है। तो ये क्या, ऑलवेज हमेशा, ऑफन मींस प्राय, समटाइम्स मींस कभी कभी, डेली मींस रोजाना, जनरली मींस सामान्यतः, यूजुअली का भी सामान्यतः होता है। इसके अलावा सेल्डम मींस कभी कभी, एवरीडे मींस रोज, एवरीडे मींस प्रत्येक आदमी, कोई भी प्रत्येक, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट। तो एवरी जिसके साथ जुड़ा होगा उसमें आपको 99% इनमें क्या यूज करना है, इसके अंदर आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, आपको पता चल जाएगा अभी। जैसे मोहन, ब्लैंक आ जाएगा यहाँ पे, राइट ए लेटर डेली, ये लो। अब आपको सबसे पहले इसमें देखना लिया, डेली आ रहा, सर ने बताया था डेली, हाँ तो 99% आपकी हेल्प करेगा। अब मोहन सिंगुलर है तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट्स हो जाएगी, क्योंकि साधारण वाक्य है ना, तो ये क्या हो जाएगी, राइट्स हो जाएगी। समझ आ गया। तो ये वर्ड आप अच्छी तरह से देख लो, ये वर्ड आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो इन वर्ड के अगर आपको वाक्य में सामना होता है तो आपको हमेशा के हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। समझ आ गई मेरी बात। अब देखिए आप, ये हो गया। इसके बाद में और कहां यूज करते हैं, आपने कमेंट्री सुनी होगी, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों होती है। जो अंग्रेजी वाला कमेंट्री करता है, तो जैसे कोहली खेल रहा है, तो अपन को ये लगता है कि खेल रहा है, काम चल रहा है, कंटिन्यूस में आ गया, लेकिन नहीं, वो वहां यूज करते, ऐसे नहीं कहेगा कोहली इज प्लेइंग, वो कहेगा कोहली प्लेज, यानी उस जो आंखों देखा हाल सुनाते हैं उसमें हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। इसके अलावा एक बात और रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जानते हो आप क्या होते हैं, कि जो चीज पहले से चली आ रही है वो कभी चेंज नहीं हो सकती।
चाहे अपन ने जैसे आपने सुना है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। लेकिन कभी देखा कि पृथ्वी नाराज हो गई, सूर्य उसके चक्कर लगाने लगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो चीज प्रकृति में बनी हुई है, वो हमेशा वही रहेगी। जिस तरह चेंज हो जाए तो सारे उथल पुथल हो जाएगा। ऐसे ही वाटर है, वो 100 डिग्री पे उबलता है तो वही उबलेगा, ऐसा नहीं कि वो आज 10 डिग्री पे उबलेगा कल 90 डिग्री पे उबलेगा, नहीं, वो सेम ऐसा है। बर्फ ये नहीं है कि वो पिघलते फिर से वो आपकी गैस बन जाएगी, नहीं, पिघलेगी तो पहले पानी बनेगा उसके अंदर, समझ आया ना? तो ये चीजें क्या है कि हमेशा सत्य रहेंगी। 2 और 2 4 ही होते हैं, अगर सही है अपन 5 बना दे, लेकिन अपन चलेगी नहीं मर्जी। 2 और 2 5 अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सही थोड़ी है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए तो जैसे मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, इसके साथ हमेशा कौन सा करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस का सामना होगा आपसे, ये भी आएंगे और इनके आधार पर ज्यादातर आप पहचान करोगे। वहां हिंदी वाला काम नहीं आता, क्योंकि हिंदी वाला तो आप सेंस अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं मालूम उसका आपको हिंदी अर्थ ही नहीं आ रहा है तो आप ये आपकी हेल्प करेंगे वहां पे, ठीक है? तो अब यहां जैसे मैं लिख दूं, द अर्थ राउंड्स द सन। अब देखो मैंने राउंड्स बोला है, एस लगाया क्योंकि ये साधारण वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या अर्थ सिंगुलर है तो यहाँ राउंड्स आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये थे आपके वो जो यूज थे, ये एडवांस यूज है, और ये आपको एग्जाम में नंबर पक्का दिलाएंगे। ये नंबर यहाँ से आपको इस टेंस से अगर आ गया तो ये पक्का आएगा। तो अब यहाँ तक अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिया कि इसके अंदर ये कीवर्ड्स आते हैं, इसके अंदर ऐसे वाक्य बनते हैं। अब आप वाक्य एक बार आज जब मेरा क्लास खत्म हो जाए उसके बाद अच्छी तरह से सीख लेना। सीखने के बाद, क्योंकि बार बार हम आगे पढ़ाऊंगा तो फास्ट पढ़ेंगे अपन। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप अपने सीख लिया है। अब अगला जो टेंस आएगा उसके भी कुछ कीवर्ड्स होंगे जिससे आप उसको पहचान सको। तो अब अपन बात करते हैं आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और अपन पूरा कर लेते हैं, अगर तो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपनी लगभग ये क्लास पूरी हो जाएगी। तो आप ध्यान से इसको देखते रहिए। वीडियो हो सकता है कि लंबा हो सकता है, लेकिन आप, मेरा मकसद ये है कि आपको एक एक चीज को खोल के बताऊं, जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको खोल के देखना है और आराम से सीखना है, टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए अगला है अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले वही बात है, इसकी पहचान आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, काम चल रहा है ना, तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये 2 हो गए, ठीक है? पहचान इसकी समझ में आ गया आपको हिंदी वाक्य में। हेल्पिंग वर्ब, जो अपने इंग्लिश में इसकी जैकेट क्या है, इसकी जैकेट जो आएगी वो आएगी, इसकी खिलाड़ी है इज आर एम। क्या है? इज आर एम। कौन सी खिलाड़ी है इसके? इज आर एम। इसके बाद में इज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या आएगा? इज आएगा। आर किसके साथ आएगा? आर आएगा प्लूरल के साथ। किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चले सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। और एम, यहाँ आई की दादाजी है भाई, ये कह रहा है कि मेरे साथ तो अकेला आना चाहिए, तो यहाँ एम किसके साथ आया? आई के साथ आया, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में देखो, इसमें एक चीज आपको मैंने बताई थी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, याद करो क्या आता है? आईएनजी आता है। ये इसकी पहचान है, मेन पहचान ये आईएनजी, ठीक है? अब तो ये समझ में आ गया, इतनी चीज मैं बता दी। अब इसके वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य क्या था इसमें? साधारण वाक्य। यहां पर लिख देता हूं मैं, साधारण वाक्य, या जिसको अपन बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका वाक्य कैसे होगा? जैसे अपन एक वाक्य बनाते हैं, वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है। अब देखो रही आते हैं, आपने पहचान लिया कि कंटीन्यूअस का है। और तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका कर्ता क्या है। आप देखिए यहाँ पे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगाना है, और उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? सिंपल सा है, आराम से। बस वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखना था, साधारण वाक्य में यह सिंपल है, सेम है। तो इसका क्या बनाएंगे? इसका बन जाएगा ही आ जाएगा, सॉरी यहाँ रही है तो सी आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सी। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब सिंगुलर, सी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज आएगा, तो सी इज। अब पढ़ रही है, रीड मींस पढ़ना, उसके साथ आईएनजी लगा दो, तो सी इज रीडिंग और बुक। ये लो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी, आपने पहले बनाना सीख लिया है, इसलिए इसको बार बार अपन नहीं करेंगे। समझ में आया ना? इसके बाद में आता है आपका नेगेटिव। इसके बाद में कौन सा आता है? नेगेटिव सेंटेंस। आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि आपने बनाने सीखने हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? नोट आता है। तो इसका फॉर्मूला आपने देखा था, सब्जेक्ट प्लस
क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के, इसमें याद रखना नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मैंने पहले ही बताया था, प्लस एमवी प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस सिंपल है, इसको आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इसको वापस बनाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, जैसे एक वाक्य लिखा हूं यहां पे, मैं पुस्तक नहीं लिख रहा हूं, मैं पुस्तक नहीं लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा आई, फिर आई के साथ अकेला देखो यहां इसने अलग ले रखा है, एम ले रखा है यहां पे, तो आई एम नॉट राइटिंग, इसमें ई हट जाता है, राइटिंग बुक। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? सीधी सीधी बात है, पहले सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लेना है, आपको एचवी लेनी है यानी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद में नोट लेना है, उसके बाद में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और बुक हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद में ये दो सेंटेंस हो गए, इसको देख सकते हो आराम से आप। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला क्या है, अगला अपने के पास है कौन सा, इसके बाद कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद में आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करोगे आप, वही है, दो तरीके से बनता है, आपको पहले बताया, तो बना लेते हैं अपन, क्या मोहन आम खा रहा है, क्या मोहन आम खा रहा है, एक तो ये हो जाएगा इसका। इसी को अपन ऐसे बनाते हैं, मोहन आम क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है, बस अब ये बन जाएगा। आपने पहले सीख चुके हैं उसको आराम से, क्या आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए आप सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, आएगा क्या से स्टार्ट है, याद करो, दिमाग को कराओ, क्या आ गया, एचवी आएगी, तो क्या आएगी, एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा इसके अंदर, आप क्या बच गए, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाइए इसको, तो एचवी मोहन, मोहन की अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज मोहन, अब क्या, ईटिंग और मैंगो, ये लो सीधा सीधा आ गया, और ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब इसी को अपन बनाएंगे, मैंने आपको कहा था ये आपको आ गया तो ये तो अपने आप आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी क्या बनाएंगे, इसकी बनाएंगे तो क्या आएगा, वही बात है, पहले डब्ल्यू एच बटन लगा दो, एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें मोहन है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों आया, क्यों का मतलब वाई, अरे क्यों का मतलब क्या है, वाई है, तो अपन इसको वाई बनाएंगे, तो देखो पहले आ जाएगा वाई, फिर इसका सब्जेक्ट क्या, मोहन, फिर वाही मोहन आ गया, मोहन के बाद में ये वो सेम वाई, यहां हेल्पिंग वो भूल गए अपन, तो वाई इज मोहन, ऐसा कैसे लिखना है, ईटिंग मैंगो, ये लो देखो कितना इजी है, सिर्फ इसमें तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है आपको, बाद में ये ऊपर वाले की जैसे सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अरे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इजी है, पहले अपने बना चुके हैं ऐसे, और आप और भी मेरे जैसे क्लास खत्म हो और बना सकते हैं ऐसे आप। इसके बाद में अपना अगला आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये सेंटेंस आता है अपना। बस इसमें कुछ ही नहीं करना आपको, इसमें करना क्या है, इसके अंदर तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको नोट ऑन लगाना है। तो जैसे मैं एक वाक्य बना लेता हूं आपको, कि इसी को बना लेते हैं, क्या सीता, चलो दूसरा बना लेते हैं, क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही है, तो क्या बन जाएगा इसका, वही बात है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, वही आ जाएगा एचवी प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, फिर एमवी, फिर प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो एचवी क्या आ जाएगा, सीता के अकॉर्डिंग इज, तो इज सीता नोट, अब लिख रही है तो राइटिंग और लेटर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें अपने क्या लगाया, इसके अंदर अपने नोट ऑन लगा दिया, समझ आ गया। अब इसी को अगर अपन वो बनाए, इसका अगला बनाए, तो सीता पत्र क्यों नहीं लिख रही, क्यों नहीं लिख रही है, तो बस इसके पहले क्या लगाना है, डब्ल्यू एस वर्ड लगाना, इसको यहां बना सकते हैं, फिर इसके सामने बना सकते हैं, कैसे, वाई, फिर ऐसा कैसा लिख दो, वाई इज सीता, वाई इज सीता नॉट राइटिंग लेटर, नॉट राइटिंग लेटर।
और ये हो गया आपका। तो वाई इज सीता नॉट राइटिंग लेटर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे के सारे वो जो पहले अपने बनाए थे सिर्फ और सिर्फ क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और ये आईएनजी चेंज हो रहा है। बाकी सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेशन अपन करेंगे वो सेम का सेम। समझ में आया? अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि इसका जैसे आपने अभी उसमें देखा था कि ये आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने ले लिया होगा अभी। तो देखिए इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है उसको अपन कैसे पहचानेंगे। ये तो हिंदी वाले में तो पहचान लिया कि रहा है रही है, लेकिन अंग्रेजी वाले में कैसे पहचानेंगे? तो अंग्रेजी वाले में जो अपन प्रेजेंट में काम करें उसके लिए कुछ कीवर्ड्स आते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। वो कैसे करेंगे देखना एक बार। वो हेल्प कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इसमें जैसे उसमें ऑलवेज वगैरह जो आए थे, तो इसमें क्या आता है, एक तो आता है नाउ, एक आता है एट मोमेंट, लिख लेना इनको अच्छी तरह से, एट प्रेजेंट और करंटली। ये शब्द ज्यादातर आते हैं इसमें, ये शब्द आएंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि डे, फिर जैसे आ गया यहां पर, फिर प्ले, क्रिकेट और यहां नाउ आ गया। तो एग्जाम आते हैं, ओ तुरंत क्लियर हो गया, नाउ आया, अरे हाँ ये तो कंटिन्यूअस आएगा, तो आप क्या कर दोगे, प्लूरल है तो दे आर और फिर आईएनजी लग जाएगा इसमें, आपको ध्यान है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो ये इसमें इतना ये ज्यादा नहीं है इसमें, नाउ एट मोमेंट एट प्रेजेंट, और बाकी तो आपको सेंटेंस का भाव भी समझना होता है कि इसमें क्या करना है, वो बातें अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो होते हैं। बाकी साथ दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में अपन लगभग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।